एक दूर की आकाशगंगा में फिल्म बारसोम के रहस्यमय ग्रह पर सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जो 3 शक्तिशाली राज्यों में विभाजित है, हीलियम, जोडांगा और शार्क। सदियों से हीलियम और जोडांगा राज्य अथक युद्ध में फंसे हुए हैं। उनकी सेनाओं को क्रमशः नीली और लाल टोपी से अलग किया जाता है। इस अंतरतारकीय संघर्ष के केंद्र में जोडांगा के जनरल सबथान का सामना माता ईशांग के नेतृत्व में ईश्वर के 3 गूढ़ संदेशवाहकों से होता है, जिन्हें थंस के नाम से जाना जाता है। एक गुप्त आदान प्रदान में शांग सबथान को एक रहस्यमय नीला हथियार प्रदान करता है, जो स्वयं देवी की ओर से एक दिव्य उपहार है। थंस, मायावी 9वीं किरण के धारक, एक रहस्यमय नीली रोशनी जो उन्हें बारसोम पर अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है, युद्ध में जोडांगा के उद्देश्य के लिए अपना समर्थन देने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये दृश्य 1881 के न्यूयॉर्क शहर की हलचल में बदल जाता है। एडगर ट्रेन स्टेशन पर अपने अमीर चाचा जॉन कार्टर के तत्काल समन का जवाब देता है। जॉन का वफादार बटलर उसे जॉन की भव्य संपत्ति में ले जाता है। एडगर के सदमे के लिए उसे जॉन की असामयिक मृत्यु और पीछे छोड़ी गई पर्याप्त विरासत के बारे में पता चलता है। भयानक मोड़ तब आता है जब वह जॉन के मकबरे की ओर ले जाता है, जहां जॉन का शरीर आराम करता है। अजीब बात है कि मकबरे का दरवाजा केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। यहाँ इस गंभीर वातावरण में एडगर को जॉन की डायरी मिलती है, जो विशेष रूप से उसकी आंखों के लिए होती है। एडगर डायरी पढ़कर अपने दिवंगत चाचा के साथ एक गहरे संबंध का पता लगाता है। कहानी एरिजोना रेगिस्तान में अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद की है। जॉन कार्टर, एक पूर्व संघीय कप्तान, पृथ्वी के भीतर सोने की खोज के लिए अपने अतीत को छोड़ देता है। उसका शांतिपूर्ण जीवन बाधित हो जाता है जब यूनियन कर्नल पॉवेल उसका अपहरण कर लेता है, जिसका उद्देश्य उसे यूएस घुड़सवार सेना में भर्ती करना है। सैन्य जीवन में लौटने के लिए जॉन का अटूट इनकार घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। कई साहसी भागने के प्रयासों के बाद वह अंततः मुक्त हो जाता है, एक गार्ड पर हावी हो जाता है और कर्नल के घोड़े को ले जाता है। एक अथक पीछा होता है जिसमें पॉवेल और उसके सैनिक जॉन का पीछा करते हैं। भाग्य में और अधिक है क्योंकि वे पास में एक दुर्जय घुड़सवार अपाचे युद्ध बैंड का सामना करते हैं। गोलीबारी की अराजकता के बीच कर्नल और उसके लोग स्थानीय लोगों के साथ भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। जॉन तबाही से बचने के लिए बेताब भागने का प्रयास करता है। हालांकि जब गोलाबारी में कर्नल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो करुणा की एक लहर जॉन को उसकी सहायता के लिए आने के लिए मजबूर करती है। वो घायल कर्नल की सहायता करता है और उसे एक अपरिचित गुफा की ओर ले जाता है, जो जॉन की सोने की खोज में अनछुई जगह है। गुफा में प्रवेश करते हुए जॉन एक मैच को प्रज्वलित करता है, एक चौंका देने वाले दृश्य को प्रकट करता है। गुफा की छत एम्बेडेड सोने की चकाचौंध प्रचुरता से सजी हुई है। फिर भी उसका आश्चर्य अल्पकालिक है, क्योंकि उसके पीछे एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होता है। ये थंस में से एक है, जिसका सामना पहले फिल्म की शुरुआत में हुआ था। घायल कर्नल जॉन को सचेत करता है, जो खुद को गूढ़ अजनबी के साथ एक भयंकर टकराव में उलझा हुआ पाता है। आगामी संघर्ष में जॉन उस आदमी को गोली मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। गिरे हुए थन के बगल में घुटने टेकते हुए जॉन को गुप्त शब्द बारसोम सुनाई देता है, जो उस आदमी के होठों से निकल जाता है, क्योंकि वो अपने हाथ में पकड़े हुए एक अजीब पदक को देखता है। जिज्ञासा भड़कती है। जॉन पदक उठाता है और बारसोम शब्द दोहराता है। एक पल में लॉकेट से एक शानदार नीली रोशनी निकलती है। जब जॉन अपनी आंखें खोलता है, तो वो खुद को एक अपरिचित रेगिस्तानी परिदृश्य में पाता है। जैसे ही वह खड़े होने और चलने का प्रयास करता है, उसे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम बदल गए हैं, जिससे वह हवा में तैर सकता है। भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि वह अपने नए वातावरण के अनुकूल होने की कोशिश करता है, हर कदम के साथ ठोकर खाता है और उछलता है। उसकी यात्रा उसे पास की एक पहाड़ी पर ले जाती है, जहां वो कई अंडे निकलते हुए देखता है। अचानक विशाल जानवरों पर सवार हरे 6 अंक वाले जीवों का एक दुर्जय समूह उभरता है। उनके नेता जॉन पर हमला करते हैं, जिससे वह एक उल्लेखनीय छलांग लगाता है। अन्य नेता के आदेश पर गोलीबारी बंद कर देते हैं। एक विदेशी भाषा में बोलते हुए प्राणी अपना परिचय तास तर्कस के रूप में देता है, जबकि जॉन गलती से खुद को वर्जीनिया के जॉन कार्टर के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे जीव वर्जीनिया के रूप में गलत समझते हैं। तर्कस जॉन को अपनी पिछली छलांग को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन जॉन विरोध करता है, जिससे एक और टकराव होता है। थॉक अंततः जॉन पर हावी हो जाते हैं और उसे अपने बंदी के रूप में छोड़ देते हैं। उनकी बातचीत के माध्यम से हम सीखते हैं कि इन विशिष्ट प्राणियों को थॉक्स के रूप में जाना जाता है।
इस बीच उसी गूढ़ ग्रह पर हीलियम शहर में राजकुमारी डेजा अपने पिता हीलियम के राजा के लिए डिजाइन किए गए एक हथियार को प्रदर्शित करने का अभ्यास करती हैं। हीलियम खुद को जोडांगा शहर के साथ चल रहे युद्ध में उलझा हुआ पाता है, जिसमें थन्स बाद वाले का पक्ष लेते हैं। जोडांगा के पक्ष में शक्ति के संतुलन को कम करते हैं। बारसूम की राजनीतिक साजिश में राजकुमारी डेजा एक महत्वपूर्ण रहस्य का खुलासा करती है ने जोडांगा द्वारा 9वीं किरण का उपयोग, एक रहस्यमय शक्ति जो उनके युद्ध के प्रयासों को बढ़ावा देती है। जब वो अपना अभूतपूर्व हथियार राजा को प्रस्तुत करती है तो एक गुप्त विध्वंसक इसे खराब कर देता है, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट होता है। जोडांगा के राजा सबथान का लक्ष्य युद्ध को समाप्त करने और बारसोम पर अपना शासन सुरक्षित करने के लिए डेजा से शादी करना है। डेजा घोर परिणामों को समझते हुए इसका जोरदार विरोध करता है, क्योंकि सबथान ग्रह पर शासन करते हुए हीलियम का राजकुमार बन जाएगा। इस बीच थॉक्स जॉन को अपने शहर में लाते हैं, उसे नवजात शिशुओं के बीच रखते हैं। 16 नाम की एक मादा थॉक उसे रात में एक रहस्यमय तरल देती है, जिससे उसे उनकी भाषा समझने की क्षमता मिलती है। अगले दिन थॉक्स जॉन को अपनी सभा के सामने ऊंची छलांग लगाने की चुनौती देते हैं। जॉन को पता चलता है कि पदक, जो अब तर्कस के पास है, उसका प्रमुख घर है, जिसके बिना भागना असंभव लगता है। अप्रत्याशित रूप से हीलियम और जोडांगा से 2 युद्धपोत आकाश में दिखाई देते हैं, जो भयंकर हवाई लड़ाई में बंद होते हैं। थॉक्स बेसब्री से परिणाम पर दांव लगाते हैं, युद्ध को मनोरंजन के रूप में देखते हैं। राजकुमारी डेजा उन लड़ाकों में से एक हैं, जो अपने जहाज के साथ संघर्ष कर रही हैं, जिससे वो गिर गई। जॉन उसे बचाने के लिए अपनी नई कूदने की क्षमता का उपयोग करता है, जिससे थॉक्स की प्रशंसा अर्जित होती है। थॉक्स जॉन और डेजा के पीछे रैली करते हैं और वे जोडांगा के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते हैं। जॉन के रणनीतिक कौशल ने युद्ध के मार्ग को बदल दिया, हीलियम के लिए जीत हासिल की, लेकिन उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब थॉक्स के साथ फंसे जॉन की क्षमताएं तर्कस का ध्यान आकर्षित करती हैं, जो उसे अपने दाहिने हाथ के रूप में नियुक्त करता है। शुरू में हिचकिचाते हुए जॉन अंततः भूमिका को स्वीकार कर लेता है। रात की आड़ में डेजा और जॉन एक खुलासा करने वाली बातचीत में संलग्न होते हैं। डेजा ने खुलासा किया कि वे मंगल ग्रह पर हैं, जिन्हें उनकी मूल भाषा में बारसोम के नाम से जाना जाता है। हालांकि जॉन को इस रहस्योद्घाटन पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, अपने पार्थिव मूल का दावा करते हुए। डेजा भी उतना ही अविश्वसनीय है। वो जॉन की असाधारण शक्ति और छलांग लगाने की क्षमताओं का श्रेय उसकी घनी हड्डी की संरचना को देती है, जो ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण से अधिक है। डेजा तब जॉन को वर्जित थोक मंदिर में ले जाता है, जहां आमतौर पर मनुष्यों को मना किया जाता है। वो उम्मीद करती है कि मंदिर में अंतर विश्व यात्रा के बारे में जवाब है, वही घटना जो जॉन को इस विदेशी भूमि पर ले आई और उसकी घर वापसी के लिए एक रास्ता प्रदान कर सकती है। डेजा, जॉन और दयालु थोक 16 थोक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक वर्जित मंदिर में गहराई तक जाते हैं। 16 दया की गुहार लगाता है, लेकिन उनका भाग्य अंधकार में हो जाता है। डेजा थॉक्स द्वारा कब्जा किए जाने से पहले देवी इसस की मूर्ति पर गूढ़ शिलालेखों को समझता है, जो अपवित्रता के लिए मौत का सामना कर रहे हैं। तारकास, उनका बंदी, उन्हें बचाने के लिए एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन का खुलासा करता है। वो बताता है कि वह 16 का पिता है, उन्हें थोक की सजा से बचाता है। तर्कस जॉन को अपना पदक सौंपता है, उसे 16 के साथ इस नदी की यात्रा करने, देवी इसस के रहस्यों की खोज करने और घर का रास्ता खोजने का आग्रह करता है। जब थॉक्स लौटते हैं तो उनकी साजिश का खुलासा होता है और ताल हाजूस कार्यभार संभालता है। जॉन, डेजा और 16 इस नदी की ओर भागते हैं। हालांकि डेजा उन्हें हीलियम की ओर पुनर्निर्देशित करता है, जो चल रहे युद्ध में जॉन को एक सैनिक के रूप में भर्ती करने का इरादा रखता है। निराश होकर जॉन उसे पीछे छोड़ देता है और 16 से उनका नेतृत्व करने का आग्रह करता है। डेजा सबथान से शादी करने से बचने के लिए बेताब जॉन से पुनर्विचार करने का अनुरोध करता है। वह नदी के लिए एक वैकल्पिक यात्रा का सुझाव देता है और अनिच्छुक होने के बावजूद वो सहमत हो जाती है। वे इस नदी के किनारे एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं और एक विशाल उल्टे पिरामिड तक पहुंचते हैं। अपने चरम पर वे जमीन से निकलने वाली एक अजीब नीली ऊर्जा की खोज करते हैं, जो एक बार हथियार के रूप में उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली 9वीं किरण डेजा से जुड़ी होती है। वे मंगल ग्रह पर जॉन के आगमन की संभावना पर भी विचार करते हैं, संभवतः 9वीं किरण के माध्यम से उनके पार्थिव स्व का संचरण। जीवन के नाजुक चित्र के भीतर मंत्रमुग्ध कर देने वाली कथा सामने आती है, जब जॉन और डेजा प्यार के गहरे आकर्षण की खोज करते हैं,
उनके दिल भावनाओं के सामंजस्यपूर्ण नृत्य में आपस में जुड़ते हैं। वारहून सेना के आसन्न खतरे के बीच जॉन डेजा और सोला को भागने का निर्देश देकर अविश्वसनीय वीरता का प्रदर्शन करता है और अकेले दम पर दुर्जय वारहून का सामना करने का विकल्प चुनता है। सौभाग्य से हीलियम का राजा जॉन की सहायता के लिए अपनी सेना भेजता है, जिससे वे वारहून हमलावरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। जॉन के घायल होने पर वे उसे हीलियम शहर ले जाते हैं। देजा का सामना जोडांगा के राजा सबथान से होता है, जो युद्ध को समाप्त करने के लिए विवाह का प्रस्ताव रखता है। सीमित विकल्पों के साथ देजा अनिच्छा से सहमत हो जाता है, जिससे घटनाओं का एक जटिल मोड़ आ जाता है। एक अन्य दृश्य में जॉन हीलियम महल में ठीक हो जाता है। देजा की ओर से काम करने वाला एक सैनिक उसे उसके कक्ष में ले जाता है। डेजा जॉन से घर लौटने के लिए पदक का उपयोग करने की विनती करता है। जैसे ही गार्ड उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं, जॉन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। डेजा का मानना है कि वह पृथ्वी पर चला गया है, इस बात से अनजान कि वह छिपा हुआ है, सैनिकों की खोज से बच रहा है। उनकी शरण अल्पकालिक है, जो माताई शांग की आकार बदलने की क्षमताओं में फंसी हुई है। इस बीच शहर में सबथान से देजा की शादी की तैयारी की चर्चा है। माताई शांग जॉन को स्थिर करने के लिए उन्नत नौवीं किरण तकनीक का उपयोग करता है, उसे एक कलाई उपकरण के माध्यम से हेरफेर करता है और उसे बंदी बना लेता है। माताई शांग सबथान की डेजा की हत्या करने और उनकी शादी के बाद हीलियम पर कब्जा करने की भयावह साजिश का खुलासा करता है। थन्स ने सबथान के साथ उसकी कुशलता के कारण गठबंधन किया, लेकिन माताई शांग का वास्तविक उद्देश्य सबथान के शासन के माध्यम से पूरे बारसूम में अपने प्रभाव का विस्तार करना था। माताई शांग जॉन को खत्म करने वाला है जब एक विदेशी कुत्ता, जॉन का पहला दोस्त, हस्तक्षेप करता है। एक साहसिक काटने के साथ कुत्ता जॉन को मुक्त करते हुए माताई शांग की कलाई के उपकरण को अलग कर देता है। तेजी से जॉन एक उड़ने वाले जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, जो देजा को सबथान से शादी करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद जॉन विमान में महारत हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे थोक के क्षेत्र के करीब एक क्रैश लैंडिंग होती है। यहाँ वह और पस्त तर्कों को थोक्स द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जो अब ताल हाजूस के शासन में हैं। निर्दयी थोक नेता जॉन और तर्कस को सफेद वानरों के रूप में जाने जाने वाले दुर्जय जीवों के साथ कैद कर लेता है, जो उन्हें एक क्रूर भाग्य के अधीन करने का इरादा रखते हैं। उल्लेखनीय बहादुरी के साथ जॉन सफेद वानरों को हरा देता है, जिससे थोक समुदाय की प्रशंसा अर्जित होती है। वह ताल हाजूस को एकल लड़ाई और जीत के लिए चुनौती देता है, जिससे थोक्स की निष्ठा जीत जाती है। एकजुट होकर जॉन उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन बनाते हुए जोडांगा का सामना करने के लिए मना लेता है। जैसे ही देजा और सबथान की शादी शुरू होती है, जॉन इसे रोकने के लिए समय पर पहुंच जाता है। सबथान देजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन हस्तक्षेप करता है, जिससे दोनों शहरों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें थोक्स हीलियम का पक्ष लेते हैं। आखिरकार जोडांगा गिर जाता है, लेकिन माताई शांग जॉन के पदक के साथ भाग जाता है। अब देजा के पति के रूप में मंगल ग्रह पर रहने का संकल्प लेते हुए जॉन अपने पदक की खोज को छोड़ देता है। एक आनंदमय विवाह समारोह उनके मिलन का जश्न मनाता है, जिसमें जॉन को प्रिंस ऑफ हीलियम की उपाधि दी जाती है। अगली सुबह एक बालकनी पर जॉन और डेजा अपने प्यार को साझा करते हैं जब एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। देजा कुछ समय के लिए दूर चला जाता है और अचानक माताई शांग प्रकट होता है। जॉन के बहादुर प्रतिरोध के बावजूद माताई शांग जॉन को पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए एक पदक का उपयोग करता है। जॉन एक धूल भरी गुफा में जागता है, विचलित और लंबी दाढ़ी के साथ कर्नल पॉवेल के अवशेषों को पास में पाता है। यह उनके मंगल अभियान के दौरान पृथ्वी पर समय के एक महत्वपूर्ण मार्ग का संकेत देता है, जिससे उनकी असाधारण यात्रा रहस्यमय तरीके से समाप्त हो जाती है। एक गुफा की गहराई में जॉन कार्टर मायावी पदक के लिए अथक खोज करते हैं, जो मंगल ग्रह पर वापस जाने का उनका एकमात्र टिकट है। अफसोस की बात है कि यह उसे छोड़ देता है, जिससे वो पृथ्वी पर फंस जाता है। फिर भी गुफा का अंतर्निहित सोना उसे बड़ी संपत्ति प्रदान करता है, जो अंततः लौटने का एक साधन है। जॉन का दृढ़ संकल्प अटूट रहता है, क्योंकि वह एक और पदक खोजने के लिए 10 साल की खोज पर निकलता है, ये जानते हुए कि थन्स उसकी हर चाल को देखता है। एक दिन वह सोने पर प्रहार करता है, एक खनन स्थल पर एक पदक की खोज करता है। उसकी खुशी इस एहसास से शांत हो जाती है कि थन्स उसे पूरे समय ट्रैक कर रहे हैं। जॉन अपनी अंतर्ग्रहीय यात्राओं के दौरान अपने पार्थिव शरीर को होने वाले किसी भी नुकसान के गंभीर परिणामों से पूरी तरह वाकिफ है। यह उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो मकबरे के विशिष्ट डिजाइन को रेखांकित करता है, एक संरचना जो केवल अंदर से खुलती है। जॉन की मृत्यु को मंगल ग्रह पर उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था।
अपनी डायरी में जॉन एडगर को अपने इरादों का खुलासा करता है और उससे आग्रह करता है कि वो पीछे छोड़ी गई काफी संपत्ति के बदले में थंस के खिलाफ मकबरे की रक्षा करे। एडगर रहस्य उद्घाटन से स्तब्ध मकबरे की ओर जाता है और एक गुप्त पासवर्ड नेड का उपयोग करके इसे खोलने का प्रयास करता है, जो एक बच्चे के रूप में जॉन को दिया गया स्नेही नाम है। जैसे ही मकबरे के दरवाजे खुलते हैं, एक थन एडगर की ओर खतरनाक रूप से आगे बढ़ता है, उसकी जासूसी कर रहा था और जॉन को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि जैसे ही थन एडगर को नुकसान पहुंचाने वाला है, एक अप्रत्याशित उद्धारकर्ता पीछे से हस्तक्षेप करता है, जिससे घुसपैठिया अक्षम हो जाता है। एडगर अपने चाचा को अपने सामने खड़े देखकर हैरान रह जाता है। जॉन कार्टर ने थन के पदक को जब्त कर लिया, ये खुलासा करते हुए कि उन्होंने वास्तव में कभी इसकी खोज नहीं की थी। उनकी मृत्यु और विस्तृत चाल एक थन को बाहर निकालने और उनकी वापसी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पदक प्राप्त करने के लिए सोची समझी चालें थीं। अब अपने कब्जे में पदक के साथ जॉन एडगर को इस बिंदु से आगे मकबरे की रक्षा करने की गंभीर जिम्मेदारी सौंपता है। जॉन कार्टर मकबरे के अंदर कदम रखते हैं, हाथ में पदक लिए बिस्तर पर लेटे हुए। जैसे ही वो उन मंत्रों का जाप करता है जो उसे मंगल ग्रह पर वापस ले जाएंगे, प्रत्याशा और आश्चर्य की भावना हवा को भर देती है। कहानी जॉन की यात्रा के साथ समाप्त होती है, जो जारी रहने के लिए तैयार है, जो उनकी मंगल की यात्रा के कालातीत रहस्यों को फिर से जगाती है।